मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश कश्यप श्री राम तकनीकी संस्थान लिंक रोड जहांगीर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे MS एक्सेल में जो हमारा होम मेनू है, ठीक है, क्योंकि एक और मेनू छूट रहा है इसमें, फाइल मेनू, तो वो MS वर्ड से कम्प्लीटली मैच करता हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग आपको नहीं बताएंगे। आप उसको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करिए। इन फ्यूचर अगर हमको लगेगा कि उसका मेनू आपको वीडियो जारी करना है तो हम लोग बिल्कुल डाल के अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, है ना। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पे जाइए। स्टार्ट में जाने के बाद आप ठीक है, यहाँ पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करिए और उसके बहुत ही ईजिली आपको एक बार बस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ओपन हो चुका है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे इसको ऑन करना बहुत ही सरल है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट में जाइए, अल्फ़ाबेटिकली आप सर्च करते करते आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करिए और यहाँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा जो है ओपन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इधर कॉलम है और इधर रो है। तो पहले हमको इसकी संख्या हमेशा याद रखना रहेगा, ठीक है। तो 256 कॉलम होते हैं, ये आप लोग को कंठस्थ से याद रखना है। 256 कॉलम होते हैं और कॉलम का जो नामकरण होता है वो इस तरीके से होता है ABCD, ठीक है। इस तरीके से 256 तक जाएंगे कॉम्बिनेशन बनते बनते, ठीक है। जैसे ही A से Z कंप्लीट होगा फिर से वो AB से शुरू होगा। इस तरीके से A से लेकर Z तक के कॉम्बिनेशन को बार बार यूज़ करके 256 हम कॉलम बनाते हैं। वैसे ये जो रो हैं इनकी संख्या 65,536 होती है, ठीक है, 65,536, ठीक है। तो ये है हमारा रो और कॉलम। अब हम आगे चलते हैं। रो और कॉलम के बाद रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं और सेल किसको बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ABCD, इन सभी को हम कॉलम कहते हैं। और ये जो हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4, इनको हम रो कहते हैं, ठीक है। ये हमारे रो हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जहाँ पे कॉलम और रो मिलते हैं, जैसे हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 25 है, ठीक है, इधर आप देख सकते हैं ये C वाला कॉलम है और इधर से आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, 7 नंबर। अगर इसको हम थोड़ा सा याद रखने के लिए ब्लॉक को इस तरीके से कलर करते हैं तो ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं इधर जो इधर जो C है वो हमारा ब्लिंक कर रहा है और इधर जो 7 है वो हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे C7 नंबर का जो सेल है वहाँ का जो वैल्यू है वो 25 है, ठीक है। ये जो और उसका नाम क्या है, तो C7 नंबर का वो सेल है, ठीक है। याद रखिएगा जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं वहाँ पे सेल बनता है, सेल का निर्माण होता है और सेल का नामकरण होता है रो और कॉलम के नामकरण से। जैसे यहाँ पे कॉलम C है और जो रो है वो 7 है, तो इसका नाम हो जाएगा C7, ठीक है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है होम मेनू। होम मेनू में सबसे पहले हमारे पास कट, कॉपी और ये पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो ये हमने MS वर्ड में भी देखा था, बट थोड़ा सा यूज़ करने का तरीका यहाँ अलग है, तो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। जैसे एक यस है, ये यहाँ पे यस लिखा हुआ है, हम इसको कट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कट किया और उसके बाद देख सकते हैं हम कर्सर, अपने जो कर्सर को यहाँ लाते हैं और उसके बाद हम फिर से पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो यस है वो सेल नंबर H4 पे था, वो यहाँ पर H, ठीक है, 7 पे आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा कट। अब चलिए हम कॉपी देखते हैं। तो इसी सेल को हम अब इसको हम कॉपी करते हैं। हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के लिए यहाँ पे प्रेस किया। अब देखिए कॉपी करने के बाद हम सेल को यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, हमारे कर्सर को। अब हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा कॉपी हुआ, तब जो हमारा डेटा था वो एज इट इज़ अपनी जगह पे बना हुआ है और जो नया डेटा है वो अगले सेल पे आ गया, ठीक है। तो कट और कॉपी में अंतर यही है, आपको समझना पड़ेगा कि कट में हम जब किसी डाटा को कट करते हैं तो वो पूरा का पूरा वहाँ से शिफ्ट होकर नए लोकेशन पर चला जाता है, जबकि कॉपी जब हम किसी डाटा को करते हैं तो डाटा की एक कॉपी जिस अपने ओरिजिनल लोकेशन पे बना होता है और नए लोकेशन पे उसकी एक नई कॉपी क्रिएट हो जाती है। तो ये होता है हमारा कट और कॉपी, ठीक है। और आप पेस्ट के बारे में तो समझ ही गए होंगे, चाहे आप कट करिए या कॉपी करिए, जब तक आप पेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे वो नई जो कॉपी है वो अगले लोकेशन पे पेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पेस्ट। तीनों का शॉर्टकट की है, आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कट का होता है Ctrl+X, कॉपी का होता है Ctrl+C और पेस्ट का होता है Ctrl+V।
तो ये 3 ऑप्शन आप हमेशा कंठस्थ याद रखिए, क्योंकि अभी तो आपका शुरुआत है। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, ठीक है, आप बेसिकली कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ करेंगे और ये बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है हम वहाँ चलते हैं, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर की तरफ। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, तो उसके लिए हमको कुछ यहाँ पे एक आध लाइन लिखना पड़ेगा। चलिए जैसे हम यहाँ पे मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, ये सत्य प्रकाश कश्यप मैंने लिख लिया। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो अभी मैंने तुरंत टाइप किया सत्य प्रकाश कश्यप, और जो पुराना लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं रामबाई भैना। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मैच करें, दोनों के फ़ॉन्ट अलग अलग हैं। अब मुझे लगता है कि ये सत्य प्रकाश कश्यप जो लिखा है वो बहुत ही भद्दा हो जा रहा है, तो मुझे नॉर्मल करना है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, आपने जिस फ़ॉन्ट को यहाँ पर उतारना है उसको पहले सेलेक्ट करिए, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे एक बार टच करिए और उसके बाद सीधे आप उसको उस सेल पे टच कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सत्य प्रकाश कश्यप हो चुका है ना नॉर्मल फ़ॉन्ट में, जैसा आप चाह रहे थे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सत्य प्रकाश कश्यप फ़ॉन्ट जो है बहुत भद्दा है। ठीक है, तो अब किसी और नाम को लेते हैं इस बार। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है संतोषी कर्स, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको लेने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर को टच करेंगे और जैसे इधर आते हैं देख सकते हैं आप आपके जो कर्सर पे एक ब्रश बना हुआ है, वो ब्रश यही इंडिकेट कर रहा है कि आपका फॉर्मेट पेंटर एक्टिव है और वो कोई किसी फ़ॉन्ट अपने फॉर्मेट को अपने पास लेके चल रहा है। अब हम उसको जैसे ही कहीं पे पेस्ट करेंगे, ये देखिए जैसे ही हमने इसको टच किया, यहाँ पर सत्य प्रकाश कश्यप का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया और आपका जो फॉर्मेट पेंटर है वो हट चुका है, अब नॉर्मल फ़ॉन्ट हो गया है। तो ये कहलाता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, तो जैसे हम फ़ॉन्ट स्टाइल को बदलते हैं, ये हो गया यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे तो कवर हो जा रहा है, हम यहाँ करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, शामीन बानो लिखा है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, जो लगातार ये चेंज हो रहा है, आप जिस फ़ॉन्ट को रखना चाहें तो। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा है वो फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये बड़ा या छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हम चलते हैं, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, तो हम वैसे MS वर्ड में इसको हम बहुत अच्छे से किया था, अगर आपने हमारी MS वर्ड वाली क्लास अटेंड किया होगा तो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक वैल्यू को लेते हैं, जैसे रविशंकर कर्स लिखा हुआ है, इसको बोल्ड करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत डार्क हो गया। अब इटैलिक करते हैं तो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। अंडरलाइन करेंगे तो इसके नीचे एक लाइन आ गया, आप देख सकते हैं तीनों को। ठीक है, फिर से हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, फिर से देखिए, बोल्ड करेंगे तो डार्क हो गया, इटैलिक करेंगे तो थोड़ा तिरछा हो गया, अंडरलाइन करेंगे तो नीचे एक लाइन आ गया। इन तीनों का शॉर्टकट की होता है वो आपको याद रखना है। बोल्ड के लिए होता है Ctrl+B, ठीक है, इटैलिक के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को आप याद रखिए कंठस्थ। अब चलिए आगे चलते हैं हम बॉर्डर की तरफ। तो पहले मैं इनका पूरा बॉर्डर हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमको कैसा बॉर्डर लेना है। ठीक है, तो हम पहले छोटे हिस्से पे बॉर्डर लेते हैं, ये हमने छोटा सा हिस्सा लिया। अब हम यहाँ पे एक सिंगल बॉर्डर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे एक सिंगल बॉर्डर आ गया। अब मैं मुझे सिंगल बॉर्डर संतुष्टि नहीं है, तो ऊपर से एक और बॉर्डर ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब हम लेफ़्ट में एक बॉर्डर लेते हैं और राइट में। तो इस तरीके से सिंगल अगर आपकी आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं बॉर्डर। अन्यथा बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारा जो मतलब अधिकतर या मैं कहूँ 100% यूज़ होने वाला ऑप्शन है वो है हमारा ये वाला बॉर्डर। तो इसमें पूरा का पूरा एक ही बार में हमारा बॉर्डर कवर हो जाता है। अब जैसे इतना बड़ा डाटा हमारे पास है तो हमने ये सारा ले लिया जहाँ तक हमने बॉर्डर छोड़ा है। हाँ, तो जो हमारा अगला ऑप्शन है यहाँ पे बॉर्डर में हम देख सकते हैं थिक बॉर्डर स्टाइल, है ना। तो हम जैसे यहाँ पे इसको ले लेते हैं, इतने हिस्से को सिंपल आपको दिखाने के लिए। तो ये हम सेलेक्ट करेंगे और इतने तो आप देख सकते हैं एक अलग से मोटा बॉर्डर बना हुआ है। ये बेसिकली ऐसा बॉर्डर हम आउटर साइड बॉर्डर जो बनाते हैं ना, उसको स्मार्ट बॉर्डर बनाने के लिए, मतलब जहाँ पे हमको अच्छा दिखे, इसके लिए हम इसको अधिकतर लगाते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बॉर्डर बनाने के ऑप्शन आपके पास हैं, आप जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं बॉर्डर बनाने का एक और तरीका देखो है ड्रा बॉर्डर, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसा किया, फिर ये ऐसा,
ऐसा, इस तरीके से आप बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा तरीका हमने पहली बार बताया वही है, उससे अच्छा तरीका आपके पास दूसरा बॉर्डर बनाने का नहीं है। ठीक है, एक ये हुआ। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है बॉर्डर बनाने का, वो आप देखिएगा, ये ड्रा बॉर्डर ग्रिड। ठीक है, ये हम ऑप्शन लिए और हम इसको यहाँ तक कर दिए। आप देख सकते हैं ये भी तरीका बहुत अच्छा है, सिर्फ आप सीधे ग्रिड के थ्रू बॉर्डर डिज़ाइन कर सकते हैं ये। ठीक है, और अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है इरेज बॉर्डर। तो हम चाहें तो बॉर्डर को इरेज भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से इरेज हो रहा है। ठीक है, तो आप बॉर्डर को हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली तरफ। ठीक है, अगले ऑप्शन है हमारा लाइन कलर। ठीक है, बॉर्डर की लाइन को आप जैसा कलर देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर देख सकते हैं फिल कलर है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ में आपको जैसे डाउट जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है कलर द बैकग्राउंड ऑफ सेलेक्टेड सेल, है ना, तो ये अगर हम एक बार टच करते हैं तो ये पूरे सेल का जो पीछे का कलर है देख सकते हैं येलो कलर में हो गया। कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ गए और हमने यहाँ से ले लिया ब्लू कलर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी सेल को जैसा आप कलर देना चाहें दे सकते हैं। अगर आपको पूरा रो को कोई एक कलर देना है तो इस तरीके से सेलेक्ट करिए और एक बार टच कर दीजिए। कॉलम को कलर देना है इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए और एक बार कलर दे दीजिए। ठीक है, या दूसरा कलर देना है तो आप इस तरीके से भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा कलर, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हम चलते हैं ये फ़ॉन्ट कलर के लिए। जैसे कोई सेल में कलर को आपको चेंज करना है, जैसे हम यहाँ गए, ये आप देख सकते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर है। हम ये कलर लेना चाहते हैं, या हम यहाँ गए हमको इस तरीके से कलर बदलना है, कलर बदल लेंगे। कहने का मतलब ये है, इन सब कलर से फ़ायदा ये होता है मेमोराइज करने के लिए। मेमोराइज करने के लिए मतलब अगर मान लीजिए हम एक डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी मान लीजिए एक स्नेहा सिंह राणा, जैसे यहाँ पे एक नाम दिख रहा है, इसको हम येलो कलर करते हैं। ठीक है, हम इसको येलो कलर करते हैं, जैसे यहाँ पर स्नेहा सिंह राणा को इस तरीके से। तो इसका ये मतलब हम एक मतलब सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्नेहा सिंह राणा के डाटा में हमको ये वाला जो कागज़ है जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ठीक है, अगर हम किसी को इस तरीके से लेते हैं और ये ग्रीन सिग्नल देते हैं, इसका मतलब ये है कि इस स्टूडेंट का सारा डाटा हमको मिल चुका है। इस तरीके से मेमोराइज करने के लिए ज़्यादातर कलर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, एक इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और एक डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और चाहें तो इस तरीके से हम फ़ॉन्ट साइज़ को लगातार बड़ा कर सकते हैं और अगर छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल। सेल के साइज़ को बड़ा कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा सेल का साइज़ हमको यूज़फुल रहेगा, बड़ा छोटा इस तरीके से। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे टॉप अलाइनमेंट। ठीक है, याद रखिएगा जब हमने वर्ल्ड पढ़ा था तो वहाँ पे लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई 4 प्रकार के अलाइनमेंट थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 6 प्रकार के अलाइनमेंट हैं। तो पहले नाम पढ़ लेते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है, टॉप अलाइनमेंट, ये मिडिल अलाइनमेंट, नीचे नाम लिख रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बॉटम अलाइनमेंट, ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये मिडिल अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट। ठीक है, तो हम स्नेहा सिंह राणा को ऐसे लेते हैं। आप देख सकते हैं बेसिकली लेफ्ट मिडिल अलाइनमेंट है। तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं और ये सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा अलाइनमेंट। ठीक है, आपको जो अलाइनमेंट पसंद हो आप वैसा रख सकते हैं। जैसे बेसिकली कोई दस्तावेज में अगर नाम हो तो उसको हम लेफ्ट अलाइनमेंट रखते हैं, लेफ्ट सेंटर। ठीक है, और अगर कोई जो वैल्यूज़ हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू साइड पे है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हम चाहें तो इस वैल्यू को सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट आपके पास है, बस आपको याद रखना है कि वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं और एक्सेल में 6 अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, अब हम अगला हमारा जो ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है नारायण सिंह राणा। ठीक है, इसको हम Ctrl+X करके हटाते हैं और यहाँ पर हम इसको Ctrl+V करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्नेहा सिंह राणा और नारायण सिंह राणा को जोड़ा तो ये एक दूसरे को एक सेल से बाहर आ गए। अब इसी में हम एक और काम करते हैं, हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत लंबा हो गया, जबकि हम चाह रहे थे कि सारा का सारा वैल्यू एक सेल में आता। तो ऐसा ही करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ये देखिए, जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट किया सारा का सारा कंटेंट एक ही सेल के अंदर आ गया। अब इसके अंदर आप जितना भी कुछ भी टाइप करिए
आप देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से लगातार बड़ा होता जाएगा और एक ही सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आप छोड़ेंगे तो बाहर इस तरीके से बड़ा, और आप चाहेंगे तो इसको फिर से एडजस्ट करके अंदर ला सकते हैं। आपने एक बार रैप कर दिया तो जो कंटेंट है उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो जहाँ पे आपने टाइप नहीं किया वहाँ भी पहले से आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन को लगा सकते हैं। ये देखिए, इसको सेलेक्ट करिए इस पूरे सेल को, और यहाँ पर आप रैप टेक्स्ट लगा दीजिए। तो आप किसी भी सेल में आप टाइप करिए, वो मैटर जो है उस सेल से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा रैप टेक्स्ट। अगला है हमारा मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्ज करने के बाद, जैसे यहाँ पर ये दो नाम हैं, ठीक है। एक को हम अभी हटा देते हैं और यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ। तो इसका जो आप देख सकते हैं बाहर हो गया। अब मुझे चाहिए कि भले मुझे दो सेल को मर्ज करना पड़े, पर ये जो है वो एक ही बॉक्स के जैसा दिखे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐसा कटा हुआ दिख रहा है, तो हम इसको लेते हैं ऐसे और दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज एंड सेंटर पे एक बार पुश करेंगे, प्रेस करेंगे सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेल एक साथ मर्ज हो गए, मर्ज मतलब जुड़ गए, और यहाँ पर जो कंटेंट है बहुत अच्छे से सेंटर पे लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे और ऑप्शन है, जैसे मर्ज अक्रॉस करेंगे, ये आप देख सकते हैं मर्ज अक्रॉस में एक तरफ है, जबकि मर्ज एंड सेंटर में बीचों बीच था, ठीक है। अब मर्ज एंड सेंटर करते हैं, दोनों देख सकते हैं बीचों बीच हो गया। फिर से एक बार हटाते हैं इसको और तीसरा ऑप्शन को यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। मर्ज सेल, तो नॉर्मली सेल को मर्ज कर देगा, ठीक है। अनमर्ज करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है, और फ़ॉन्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको फ़ॉन्ट में जिस तरीके का वैल्यू चाहिए, सॉरी जिस सेल पे जिस तरीके का वैल्यू चाहिए आप वो सेल लीजिए, और वहाँ पर इनमें जैसे अगर कहीं पे टाइम चाहिए तो उस टाइम फॉर्मेट को यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। डेट चाहिए तो डेट फॉर्मेट को, शॉर्ट डेट करना चाहे शॉर्ट डेट, आप जो भी लिखना चाहें उसको उस तरीके से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया तो वो डेट के तरीके से टाइप हो रहा है। तो आपको जो वैल्यू चाहिए, जैसा आपको वैल्यू लगता है वैसे वैल्यूज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट जैसे मैंने टेक्स्ट देख सकते हैं सामान्य कैरेक्टर के जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है वो टाइप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट्स को बढ़ाने और घटाने के लिए है। तो अगर हम ये करेंगे तो देख सकते हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरीके से हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट्स को हटा भी सकते हैं, डिक्रीज डेसिमल है और ये इंक्रीज डेसिमल है। वैसे ही अगर किसी वैल्यू के सामने आपको परसेंट लगाना है तो आप परसेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिशत निकल जाएगा। अगला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे 1000 सेपरेटर जो है, यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी वैल्यू के साथ आप लगाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये इस तरीके से, और उसके बाद इस सेपरेटर को यूज़ करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं एक कोमा लग गया जैसे कि हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और अगला जो हमारा ऑप्शन है वो ये है, आप देख सकते हैं कि आपको एक किस तरीके का सिंबल चाहिए, आप जो भी वैल्यूज़ लिख रहे हैं उसमें आपको कैसा सिंबल चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जैसे इंडियन रुपीज़ है तो हमने सामने रुपीज़ लिख लिया, ठीक है। अगर आपको यूएस डॉलर में चाहिए तो डॉलर कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए ये आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे सिंबल आ जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ठीक है, एमएस एक्सेल में। यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा अगला ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है हम वहाँ चलते हैं, हाईलाइट सेल, ठीक है, ग्रेटर देन। हमको जहाँ पे रूल को अप्लाई करना होता है, मतलब इस कंडीशन को, उस एरिया को हमको सेलेक्ट करके रखना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे इस पूरे इतने हिस्से के सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया हमारे डेटा में, हमने इतना को पूरा सेलेक्ट कर लिया, इतना वैल्यू। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं हाईलाइट वैल्यू जो ग्रेटर देन हो, ठीक है। मैंने क्या लगाया था, ये वाला, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं 52 से बड़ा हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ लगाते हैं 1000 से बड़ा हो। जैसे आप वैल्यू ज़्यादा देते जा रहे हैं आप देख सकते हैं कलर हटते जा रहे हैं। अगर इसी को मैं 10,000 कर दूँ इस तरीके से, तो और बहुत सारे वैल्यूज़ हट गए, ठीक है। और ये देखिए 10,000 किया मैंने, तो जो वैल्यू 10,000 से बड़े हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट कलर में है, और जिनका मान 10,000 से कम है उनके कलर जो हैं वो हट चुके हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इन टेक्स्ट में वो कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, परंतु ये टेक्स्ट हैं और हमने जो फार्मूला लगाया है वो
न्यूमेरिकल के लिए है, इसलिए इनको वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरे का पूरा रेड कलर में कर दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं जितने भी नंबर हैं, सारे नंबर जो कि 10,000 से कम हैं वो सारे के सारे ब्लैक कलर में हैं। ठीक है, तो इसको हमको समझना होगा। अब हम अगला कंडीशन लगाते हैं फिर से इतने वैल्यूज़ को लेकर, ये हो गया। अब हम लेस देन करते हैं। ठीक है, लेस देन हम यहाँ एक वैल्यू सेट करते हैं 500 से कम, वो वैल्यू जिनका मान 500 से कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसी वैल्यू का मान 500 से कम नहीं है, जो है वो रेड कलर में यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और जो सेल ब्लैंक है उनको भी ये माना गया है कि इनका मान 500 से कम है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज होना था, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है और फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान होना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वो देख सकते हैं यहाँ पर टॉप 10 आइटम। ठीक है, तो हम पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप टॉप 10 आइटम कहाँ से खोज रहे हैं। तो हम इतने वैल्यूज़ में से टॉप 10 आइटम खोज रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं टॉप 10 आइटम। ओके, ठीक है, तो आप देख सकते हैं टॉप 10 आइटम, चूँकि ये टोटल है तो टॉप 10 आइटम तो आपको यहीं से निकलने हैं। ठीक है, ये 11,000 है जो सबसे बड़े बड़े आइटम हैं, और टॉप 10 में यही हैं, जबकि सारे वैल्यू इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे 11,000 जो हैं। ठीक है, 11,500 और जो 11,000 है उतने में ही हमारे टॉप 10 कंप्लीट हो गए। ठीक है, और यहाँ पर 2 टॉप 10 और इनको ही माना गया है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट वो ये है और उसके बाद लोएस्ट ये है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है डेटा बार। अब आप देखिएगा हम इतने वैल्यूज़ पे डेटा बार प्रिपेयर करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपको समझना होगा। देखिए 10 का 10 गुना ये 100 है। ठीक है, और उनसे भी ज़्यादा ये 1000 है। ठीक है, वैसे यहाँ पे 20 का आप देख सकते हैं, 20 के बाद जो 30 का मान बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो डेटा बार में हल्का सा बदला हुआ है। पर चूँकि 300 जो होता है वो इसका 10 गुना होता है, 30 का 30 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर जो बार है वो बहुत बड़ा बना है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से किसी को ये बताना चाहते हैं कि कौन सा वैल्यू कितना बड़ा है और कौन सा वैल्यू कितना छोटा है, तो आप उनमें डेटा बार को अप्लाई कर दीजिए। जो व्यूअर है वो सिर्फ दूर से ही देख के समझ जाएगा कि कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा वैल्यू छोटा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कलर स्केल। तो आप कलर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो सेल हैं आइकॉन्स सेट्स, इनका भी यूज़ करके आप डाटा में ठीक है कंडीशन लगा सकते हैं। तो आप ये करिएगा, कोशिश करिए, है ना। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, हमारे जो फॉर्मेट टेबल हैं इनकी तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेट टेबल। ठीक है, तो जितने टेबल को आपको फॉर्मेट करना है, जितने हिस्से को आप वहाँ पे सेलेक्ट करिए और यहाँ पर फॉर्मेट टेबल ऑप्शन को यूज़ करिए। जैसे अगर हम ये वाला डिज़ाइन लेते हैं तो ये देख सकते हैं इस तरीके से डिज़ाइन आ गया। ठीक है, इसमें और आपको कुछ लाना है तो वो भी आप ला सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे में टोटल टेबल के वो आ गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम। ये देखिए नए नए डिज़ाइन जो है इसमें हैं, और आप यहाँ से कोई भी वैल्यू इसमें इनपुट करा सकते हैं आपको जहाँ पे। तो जिनका जो कलर है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको वैल्यूज़ इजीली दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल को फॉर्मेट करना, डिज़ाइन करना। अब अगला है हमारा सेल स्टाइल। तो आप चाहें तो सेल के स्टाइल को बदल सकते हैं। अब हम इसको इस बगल के हिस्से में सीखते हैं। ये इस तरीके से हमने लिया, और इसमें पहले हम इसको इस तरीके से सेल के स्टाइल को अगर आपको बदलना है तो इस तरीके से सिंपल सा एक सेल लीजिए। ये आप देख सकते हैं जैसा हमने किया वैसे ही जनरेट हो गया। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से, ठीक है, तो जो यहाँ पे सेल का डिज़ाइन चेंज होगा वो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो सारे सेल पे अप्लाई होगा। इसीलिए जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हम सेल का डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, वो सारे पे अप्लाई हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सेल का डिज़ाइन है, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक बहुत ही 3 ईजी ऑप्शंस हैं इंसर्ट करना। ठीक है, तो 3 चीज़ इंसर्ट होती हैं, रो इंसर्ट होगा, कॉलम इंसर्ट होगा और सेल इंसर्ट होगा। डिलीट भी होगा तो सेल इंसर्ट होगा, कॉलम डिलीट होगा और रो डिलीट होगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक नया शीट लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम डिलीट करना सीखते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे कॉलम डिलीट करना है 75, ठीक है, तो ये हम गए और यहाँ हमने डिलीट शीट का ऑप्शन है। ठीक है,
कॉलम को आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही हम सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए यहाँ पे डिलीट, तो देख सकते हैं 75 नंबर जो लिखा था वो डिलीट हो गया। वैसे ही अगर आपको 51 को डिलीट करना है, सेलेक्ट किए डिलीट, 45 को डिलीट करना है डिलीट, ठीक है। रो को डिलीट करना है तो जो रो को आपको डिलीट करना है सेलेक्ट करिए और सीधे डिलीट, ठीक है। फिर डिलीट करना है डिलीट, ठीक है। आपको बस सेलेक्ट करना है उस सेल पर, सीधा आप डिलीट कर सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो हम देखते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ पर अगर हमारा सेल है इस तरीके से, ये सेलेक्ट किए और ठीक है डिलीट ऑप्शन दिख रहा है तो हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। जैसे हम सेल को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि शिफ्ट सेल अप, ठीक है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ठीक है। तो हम इसको शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे तो ये वाला जो सेल है वो इस तरफ आ जाएगा, ये देख सकते हैं। यहाँ जो 524 जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा डिलीट करने का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट रो भी है, डिलीट कॉलम भी है, डिलीट सेल भी है, ठीक है, डिलीट शीट भी है। अगर ये हम करते हैं, इसको भी अगर आपको डिलीट करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जाइए राइट क्लिक करिए और सीधे डिलीट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये भी अगर आपको फालतू लग रहा है तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिलीट का ऑप्शन, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे फॉर्मेट सेल, आप देख सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं रो हाइट, ठीक है। तो आप चाहें तो किसी सेल के रो की हाइट को मैनेज किया जा सकता है। जैसे हमने रो हाइट किया और हम इसको 16 कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 20 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो गेप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे ही अगला ऑप्शन है हमारा ऑटो फिट हाइट, ठीक है। और ये बड़ा साइज तो है, यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऑटो फिट साइज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने प्रॉपरली जितना साइज रिक्वायर्ड था वो ऑटोमेटिकली ले लिया, ठीक है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है कॉलम विड्थ, ठीक है। कॉलम विड्थ यह ऑप्शन है, यहाँ हम इसको 15 कर देते हैं। ये देख सकते हैं कॉलम विड्थ बहुत ही बढ़ गया है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑटो कॉलम विड्थ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, और मैंने यहाँ किया ये, ठीक है। ऑटो कॉलम जैसे किया वो उसने जितना उसको रिक्वायर्ड स्पेस चाहिए था उतना ले लिया और बाकी जगह को ऑटोमेटिक छोड़ दिया। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है ना, जिससे आप आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि कितना स्पेस मुझे इन डिजिट्स के लिए चाहिए। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो हम देखते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट विड्थ। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप किसी सेल को डिफ़ॉल्ट विड्थ कर दीजिए तो फिक्स्ड साइज में रहेगा। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो देख सकते हैं हाइड एंड अनहाइड, ठीक है, रो कॉलम शीट, ठीक है। को रो को भी छुपाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं सी को हाइड करता हूँ तो राइट क्लिक करूँगा, जैसे मैं पहले सेलेक्ट करूँगा सी को और चाहूँ तो इस तरीके से हाइड कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं बी के बाद सबसे डी है। वैसे ही हम मान लीजिए 10 नंबर के रो को हाइड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको हाइड किया जा सकता है। तो 9 के बाद सीधा 11 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हाइड किया जा सकता है। किसी शीट को हाइड करना है तो राइट क्लिक करिए और इस तरीके से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने रो को भी हाइड कर लिया, कॉलम को भी हाइड कर लिया और एक शीट को भी हाइड कर लिया है। तो अब हम तीनों को वापस लाते हैं, ठीक है। ये राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा वो शीट वापस आ गया और यहीं पे हमारा जो एक सेल है वो हाइड है। तो हम दोनों सेल को सेलेक्ट करके अनहाइड करते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका जो सी है वो भी आ गया और 9 और 11 के बीच जो 10 नंबर का रो है वो हाइड है। तो हम यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इसको फिर से यहाँ पर अनहाइड करते हैं। तो वो जो हमारा सेल हाइड था 10 नंबर का वो भी वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड और अनहाइड किया जा सकता है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं रीनेम शीट, मूव एंड कॉपी शीट एंड टैब कलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम शीट को रीनेम करना सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है शीट 3 तो हम इसको रीनेम करके सत्या दे सकते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सीट बने हैं सबके अलग अलग नाम रखे हुए हैं, ठीक है, बी कॉम फर्स्ट, एम कॉम फर्स्ट, ये हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से नाम रखा है। वैसे ही यहाँ पर मैंने एक सेल का नाम रख दिया है सत्या, ठीक है, सीट का नाम रख दिया है सत्या। अगला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं मूव और कॉपी। तो हम चाहें तो जैसे सत्या को यहाँ से मूव और कॉपी किए और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि समरी के पास पहुँच जाए। तो ये देखिए समरी से जस्ट पहले पहुँच गया कौन, आपका सत्या। ये जो सीट है सीट 1, ये हम मूव और कॉपी करके इसको सत्या से पहले लेना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं सत्या से पहले पहुँच गया, ये हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल मूव और कॉपी टैब कलर। तो आप किसी भी टैब को एक कलर दे सकते हैं। ये देख सकते हैं हल्का जो ग्रीन कलर का इसमें शेडिंग जैसा बन गया है, तो ये है कलर, ठीक है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। तो शीट को आप पासवर्ड देके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इस तरीके से करते हैं और यहाँ पासवर्ड देते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पासवर्ड दे दिया और ये हमारा जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे तो इस तरीके से सेव हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है शीट हमारा। अब हम इसको, अगर हमको प्रोटेक्शन को हटाना है तो अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर वही पासवर्ड हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने हटा दिया, अनप्रोटेक्ट कर दिया। अब आप कोई चीज़ टाइप करिए, बेसिकली कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और देखिए नहीं भी हुआ। आगे हम देखते हैं लॉक सेल और ये फॉर्मेट सेल। तो फॉर्मेट सेल तो हमने कर लिया है। फॉर्मेट सेल को हम समझते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल अप्लाई करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं फॉर्मेट सेल। यहाँ पे जनरल है, जनरल पे यहाँ पे कोई वैल्यू हम ले सकते हैं। नंबर करेंगे तो हम यहाँ पे नंबर्ड वैल्यू लेंगे और यहाँ पे उसके बाद कितने दशमलव पॉइंट रहेंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं 5.64 तो हम 2 चाहते हैं, अगर 2 से ज़्यादा चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं, और चाहते हैं कि एक भी ना हो, राउंड फिगर में वैल्यू को ले ले तो हम इसको 0 भी कर सकते हैं। करेंसी के हिसाब से अगर आपको कोई वैल्यू लेना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ लगा दिए करेंसी, और यहाँ पे हम कोई वैल्यू टाइप करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं सामने उसके RS जो ऑप्शन है वो आ गया है, ठीक है। आगे हम देख सकते हैं फॉर्मेट पे फिर से हम देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर अकाउंटिंग, ठीक है। आप डेसिमल प्लेस फिर से वही ऑप्शन है, ठीक है। डेट आप ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, वैसे पहले हमने बताया था। आप परसेंट का सिंबल ले सकते हैं, फ्रैक्शन ले सकते हैं, साइंटिफिक वैल्यूज़ जो ऑप्शन आते हैं अलग अलग, वो आप ले सकते हैं। तो फॉर्मेट पे जाके आपको सेल में जैसा वैल्यू डालना है उस तरीके का आप मतलब फॉर्मेटिंग स्टाइल चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेटिंग। आगे हमारा जो फार्मूला मेनू है, ठीक है। तो हम फार्मूला मेनू में यहाँ देख सकते हैं सम, एवरेज, काउंट नंबर, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम और मोर है। जैसे हम इस शीट पे गए, यहाँ पे हमको सम को यूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ ये सेलेक्ट किए और यहाँ हमने सम लगा दिया, ये देख सकते हैं। तो ये टोटल वैल्यू को जहाँ तक, अगर मान लीजिए यहाँ पे छोड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस आ जा रहा है, तो आप स्वयं से इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ तक ला सकते हैं और यहाँ इंटर बटन दबाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सम है वो हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है टोटल निकालना। अगला जो हमारा ऑप्शन है एवरेज निकालना है, तो हम चलिए इसके अगले सेल पे इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं कि किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया, पर औसतन किसने कितना दिया है। तो हम इस तरीके से यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हम एवरेज का बटन देंगे और ये भी देख सकते हैं ये वहीं पे जाकर रुक रहा है। तो हम इसके पूरे सेल को ले लेते हैं और ये हो गया हमारा पूरा सेल, हम यहाँ तक लिए और सेलेक्ट किए। तो यहाँ पर इसका औसत निकल रहा है वो 3132 है, ठीक है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा, ठीक है, काउंट नंबर। तो इसके बारे में मैं आपको एक अलग से बताता हूँ। यहाँ देख सकते हैं काउंट नंबर क्या होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वैल्यू है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम अगर किसी 84 बच्चे हैं, तो अगर मान लीजिए कल को कोई बच्चा यहाँ से डिलीट हो जाता है, चलिए इसका हम काउंट निकालते हैं।
यहाँ पे हमने लिया और एक काउंट नंबर निकाला, ठीक है, ये काउंट नंबर हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको पुश करते हैं तो 84 लिखा है। कल को मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने किसी कारण से ड्रॉप ले लिया तो हम उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं संख्या तो यहाँ पर 84 ही दिखा रहा है, पर यहाँ पर जो काउंट है वो 83 दिखा रहा है, जो कि सही वैल्यू है। तो इस फार्मूला का सबसे ज़्यादा लाभ यही होता है कि जो बीच में आपके जो डाउट्स रहते हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास काउंट नंबर का ऑप्शन रहता है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है इस तरीके से, हम यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम इस पूरे रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेवन 7000 जो है इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी सारे वैल्यूज़ उससे छोटे हैं, ठीक है। और वैसे ही आप मिनिमम भी निकाल सकते हैं। अगर हम एक सेल को पकड़ें इस तरीके से और यहाँ पर बाद हम जाने के बाद यहाँ पे मिनिमम करते हैं, ठीक है, और हम इस पूरे सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद एंटर करें तो यहाँ पे जो 600 है वो सबसे छोटा वैल्यू है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आगे का टॉपिक देखते हैं अभी। जो हमारा अगला टॉपिक है फील। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फील में डाउन है, राइट है, अप है, लेफ्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे एक वैल्यू लिखते हैं, ये ऐसे हमने एक वैल्यू लिखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे हमने यहाँ क्लिक किया है, अब इसको हम करते हैं फील, क्योंकि देखिए इधर वैल्यू जो लेफ्ट में वैल्यू है उसको हम यहाँ फीड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम फील लेफ्ट करते हैं, सॉरी फील राइट करते हैं, क्योंकि लेफ्ट से लेफ्ट में वैल्यू है और राइट में आ गया। अब हम फील लेफ्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फील लेफ्ट, तो ये देख सकते हैं लेफ्ट में 62 है, वो राइट पे आ गया है, ठीक है। वैसे अब अगला वैल्यू देख सकते हैं अप, ठीक है। तो जो ऊपर वैल्यू है वो नीचे आके फील हो जाएगा, ये अप। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, नीचे जो वैल्यू था वो ऊपर फीड हो गया है। अब हम डाउन देखते हैं, फील डाउन, तो ऊपर जो वैल्यू नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं 58 है, वो नीचे भी फीड हो गया है। तो इस तरीके से अगर लगता है कि अगल बगल के वैल्यूज हम ले सकते हैं तो इसलिए उसको हम इस ऑप्शन से ले सकते हैं। अब यहाँ अगला जो हमारा ऑप्शन है आप देख सकते हैं, ये बहुत ही काम का ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं इस तरीके से। अब इसमें पहला जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं क्लियर आल, ठीक है। तो क्लियर आल जैसे ही हम करेंगे, ठीक है, सही हमको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कहाँ तक इस काम को करना चाहते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम यहाँ पे क्लियर आल करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो टेबल था वो भी क्लियर हो गया, फॉर्मेटिंग जो लगा था वो भी क्लियर हो गया, जो डेटा था वो भी क्लियर हो गया, ओवरऑल कंटेंट सबसे क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए एक फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ, ये मैंने यहाँ लिख लिया है सत्यप्रकाश कश्यप, ठीक है। इसके हम फॉर्मेट को बदल देते हैं इस तरीके से, और हमको लगता है कि नहीं हमने फॉर्मेटिंग का वो मिस्टेक की है, हम क्लियर फॉर्मेट जैसे ही बटन प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं कि जो जेन्युइन फॉर्मेट था वो यहाँ पे हमको फिर से मिल गया। एक बार और देखते हैं, यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके के फ़ॉन्ट से लिखते हैं, पर हमको लगता है कि हमको नॉर्मल फ़ॉन्ट चाहिए, तो फिर से आप चाहें तो क्लियर फॉर्मेट करिए, ये देखिए कंटेंट एज इट इज़ आपको मिल गया है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं क्लियर कंटेंट। तो ये हमने टेबल को सेलेक्ट किया हुआ है और क्लियर कंटेंट करते हैं, तो जो सेल के अंदर के वैल्यूज़ हैं वो हट जाएंगे, ये देख सकते हैं सारे के सारे वैल्यूज़ हट गए, ठीक है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है क्लियर कमेंट्स। तो वैसे हमने यहाँ पे कोई कमेंट्स लगाया नहीं है, पर आपको सिखाने के लिए हम 1 मिनट के लिए कमेंट लगाते हैं। बस राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट्स डालना है। मैंने यहाँ पे 58 पर एक कमेंट्स लगाया है जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल पर्पस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कमेंट्स लगाए हमारे इस पूरे टेबल पर यहाँ पे, तो हम चाहें तो यहाँ पे क्लियर कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिए ये जो कमेंट्स लगा हुआ था वो हट गया है। तो इस तरीके से हम इस क्लियर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 2 ऑप्शन। अब हम आगे चलते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर की तरफ, ठीक है। शॉर्ट एंड फिल्टर जो है ये बहुत ही सिंपल है। ये हमने इस तरीके से वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम बहुत ही सिंपली इसको देखते हैं। पहले छोटा जो इसका यूज़ है, यहाँ पे हम पहले सिंपल फिल्टर पहले लगा लेते हैं, इस तरीके से समझाएंगे, और यहाँ पे हम फिल्टर का ऑप्शन ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट A to Z, वो ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो हम चाहें तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी पहले से ही जमा हुआ है। अब हम इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं 14, 13 इस तरीके से अरेंज हो गया, ठीक है। फिर से इसको वापस हम पोजीशन पे ले आते हैं ये। अब हम इसको यहाँ पे ये देखिए जैसे ही हमने कैरेक्टर को टच किया तो यहाँ पे A to Z और Z to A वाला ऑप्शन आ गया, क्योंकि हमारे इस सेल पे कैरेक्टर लिखा हुआ है। तो हम A to Z अरेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंकित कुमार, उसके बाद आशीष। तो यहाँ पे बहुत बारीक से देखिए AN पहले है, उसके बाद AS है, क्योंकि दोनों में A कॉमन है। और उसके बाद के जो कैरेक्टर में AN पहले आता है और S बाद में आता है। और उसके बाद देखिए G है और उसके बाद में फिर लास्ट में S है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जमा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर मैं Z to A करता हूँ तो सबसे पहले सत्य प्रकाश आता है, फिर गौरी शंकर, फिर आशीष और फिर अंकित, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं इसमें हमारा जो अगला ऑप्शन है, ठीक है, शॉर्ट बाय कलर। अगर आपके वैल्यूज में कोई कलर है तो आप कलर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कलर से भी इसको किया जा सकता है, ठीक है। अब चूंकि इसमें कोई कलर नहीं है तो पहले हम एक दो वैल्यूज को कलर में कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम इसको कलर बाय करते हैं, शॉर्ट बाय कलर। तो ये शॉर्ट बाय कलर किए तो आप देख सकते हैं जो 3 बेसिक कलर है वो पहले आ गए। तो पहले हम इसको कॉमन कर लेते हैं, ये हमने कॉमन कर दिया। फिर से फिल्टर करते हैं शॉर्ट बाय येलो, तो आप देख सकते हैं येलो कलर आ गया। तो इस तरीके से जैसा आप फिल्टर करना चाहें कर सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल में हमने टिक किया, इसलिए सारे वैल्यूज दिख रहे हैं। अगर हम ये इस तरीके से इसको हटा देते हैं और सिर्फ आशीष को टिक करते हैं तो देखिए सिर्फ आशीष दिखेगा। फिर हमको लगता है कि नहीं हमको आशीष से काम नहीं है, हमको गौरी से काम है, तो हम गौरी को क्लिक करते हैं और ये गौरी हमको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिल्टर, ठीक है। ये हमने कस्टम शॉट खोल लिया। आप चाहें तो इस कस्टम शॉट का यूज़ करके भी, ठीक है, आप वैल्यूज बढ़ा सकते हैं। जैसे नेम से, सीरियल नंबर से, आप देख सकते हैं सेल सीरियल नंबर, ठीक है। आप जिसको चाहें उससे आप यहाँ पे ऑन बॉटम, ऑन टॉप, इस तरीके से भी आप फॉर्मेट शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे हमने किया यहाँ पर ऊपर और नीचे आ गए। अगला जो हमारा ऑप्शन है वहाँ हम चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको क्लियर का, ठीक है। फिल्टर को आप सीधा जब हटाना चाहें, ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर करिए, ठीक। तो सारे फिल्टर आपके जो लगे हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे क्रॉस का मार्क लगा होता है वो अभी वो हट चुका है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की तरफ, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है आपके पास। फाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोजना। इसका शॉर्टकट की हमेशा याद रखें Ctrl+F, ठीक है, आप जैसा कि नाम में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लगाएंगे इस तरीके से। कोई भी वैल्यू आपको खोजना है, जैसे मुझे सिर्फ SAT इतना ही खोजना है, तो आप देख सकते हैं जो उससे मिलता जुलता जो नाम है हमको मिल गया सत्य प्रकाश में, ठीक है। और आगे सर्च करते हैं नहीं है, ठीक है। अब इसी को आप देखिएगा AS हम सर्च करते हैं, ठीक है। ये AS हमको मिल गया। AS यहाँ पे 2 जगह मिल रहा है। AS यहाँ पे आशीष कुमार में मिल रहा है और AS सत्य प्रकाश में भी मिल रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे हमको फाइंड खोजते हैं। अब चलिए रिप्लेस को समझते हैं। फाइंड करना बहुत ही आसान है, आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पे ला सकते हैं। अब यहाँ पे जस्ट बगल में रिप्लेस है, इसका शॉर्टकट की Ctrl+H होता है। और यहाँ से आप जाना चाहें, ये देख सकते हैं Ctrl+H से और सीधा लाना चाहें इस तरीके से ला सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे सत्य प्रकाश को मैं चेंज करना चाहता हूँ, है ना, ये मैंने टाइप कर दिया सत्य प्रकाश, ठीक है, क्लियर है। अब उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं गीतेश से, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको मिल रहा है एक पूरा शीट 2 में, ठीक है। ये सेल B5 है, आप देख सकते हैं B5 में हमको मिल रहा है। यहाँ पे लिख रहा है पूरा वैल्यू और नाम है उसका सत्य प्रकाश, ठीक है। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमको ये हमने रिप्लेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सत्य प्रकाश था वो गीतेश से रिप्लेस हो गया है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गो टू, ठीक है। तो हम यहाँ गो टू का यूज़ पहले सीखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 7000 में मैं अपना कर्सर रखता हूँ और यहाँ चलते हैं हम गो टू पे, U
7000 है, ठीक है। इधर से U है और इधर से 10 है, तो हम इसको नाम दे देंगे U10, ठीक है। अब देखिए आप, अब हम गो टू में फिर से जाते हैं, सॉरी पहले हम कर्सर को कहीं भी रख देते हैं, ये हो गया। और अब हम यहाँ पे गो टू करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हुआ, अब ओके करते हैं। अब देख सकते हैं सीधे हमारा कर्सर 7000 में आ गया। कहने का मतलब ये जिस तरीके से MS वर्ड में हमने सीखा था बुक मार्क्स करना, वैसे यहाँ पर आप गो टू में आप कोई भी कमांड लगा सकते हैं, ठीक है। और आप कहीं भी रहिए, अब जब सीधे क्लिक करेंगे तो आपको कर्सर को सीधे उसी पोजीशन पर लेके छोड़ेगा जहाँ पर से आपने लास्ट टाइम छोड़ा था, ठीक है। जैसे मैं फिर से कर्सर को इधर रख देता हूँ ड्रॉप पे, अब देखिएगा गो टू में मैं फिर से जाता हूँ और ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे U10 करते हैं, ओके, देखिए हम 7000 में फिर पहुँच गए। ये होता है हमारा गो टू। अब हम आगे देखेंगे क्योंकि अगले हमारा ऑप्शन है फार्मूला, तो ये बताता है कि इस डाटा में कहाँ पे फार्मूला लगा है, कहाँ पे फार्मूला लगा है, ठीक है। जैसे इस डाटा में देखिए इस लास्ट वाले कॉलम पे फार्मूला लगा हुआ है, तो अब मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। अब हम फार्मूला देखते हैं, ये देखिए जैसे मैंने फार्मूला किया ये पूरा जो कॉलम है सेलेक्ट हो गया क्योंकि इसमें फार्मूला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर जितना भी किसी स्टूडेंट ने पैसा दिया है वो यहाँ पे टोटल होकर निकल रहा है, और यहाँ पे जो टोटल है उनसे बैलेंस निकल रहा है कि किसी बच्चे का कितना फीस बैलेंस है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा फार्मूला, ठीक है। और आप देख सकते हैं जैसे अगर मैं इस सेल पर क्लिक करता हूँ तो कोई फार्मूला आप देख सकते हैं इस फार्मूला बार पर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे कर्सर को देखिएगा, ठीक है। जबकि यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फार्मूला लगा है = AK9 AI9 AG9 AE9, इन सब का जो टोटल है वो यहाँ पे निकल रहा है, और यहाँ पर क्लिक करने से उसका जो बैलेंस है वो निकल रहा है। तो ये कहलाता है हमारा फार्मूला, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला जो ऑप्शन है कमेंट्स। क्या इस डाटा में कहीं पर कमेंट्स लगा है, तो हम क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कहीं भी कोई कमेंट्स नहीं लगा है। पर अगर हम एक बार कमेंट्स लगा के देखते हैं, हमने कुछ नहीं लिखा, सिंपल एक कमेंट्स का ऑप्शन सर्च किया है। अब हम देखते हैं, ये हमने कमेंट्स क्लिक किया, देखिए हमको सीधे कमेंट्स पे लेकर पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। अगला जो हमारा ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इस डाटा में कहीं पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा हुआ है। अब चलिए हम इतने डाटा को एक बार लेते हैं, तो हम पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, अदरवाइज आपको सिखाते नहीं बनेगा। यहाँ गए और हाईलाइट ग्रेटर देन, ठीक है, हमने ग्रेटर देन किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1500। तो जो 1500 से बड़े वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमको अलग से दिखाई देंगे, हमने इतने में लगाया हुआ है। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो कहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिया है, ठीक है। तो ये P आप देख सकते हैं 7 से, ठीक है, X 7 तक इधर, और इधर नीचे ये इसका जो रेंज है वो है P21 से X21 तक, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे डाटा में कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो डाटा शीट है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, पूरे के पूरे सिलेक्शन हो गए यहाँ पे कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो हमारा जो पूरा सीट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये वैल्यू लगातार चेंजेस नहीं होते, उनको कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये वैल्यू स्थिर है इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जा रहा है, ठीक है। ये देखिएगा फिर से एक बार कांस्टेंट को, ये, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल है और जो बैलेंस है उसको कांस्टेंट में नहीं रखा गया है। उसको नहीं रखने का कारण ये है क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो भी बदलाव होंगे, अगर यहाँ पर कोई 2000 रुपये और देता है तो यहाँ जो 14000 है वो 16000 हो जाएगा, सॉरी जो 16500 है, अगर यहाँ पे कोई फीस देता है तो यहाँ पर फीस बढ़ेगा। तो कांस्टेंट वो वैल्यू होता है जो एक बार डलता है और उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि वेरिएबल वो होता है जिसके वैल्यू में लगातार परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने देखा, आपने देखा होगा हम सेलेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट को, तो ये सारे के सारे तो कलर में आ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब सेलेक्ट हो जा रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। पर यहाँ पर जो टोटल और बैलेंस है उनमें कोई कलर नहीं आ रहा है, मतलब ये माना जा रहा है कि ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं डाटा वैलिडेशन, ठीक है, डाटा वैलिडेशन। तो ये हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर किसी भी डाटा में डाटा वैलिडेशन नहीं लगा है। हम डाटा वैलिडेशन पहले पढ़ चुके हैं, सॉरी हम नहीं पढ़े हैं। मैं आपको डाटा वैलिडेशन बताता हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हम डाटा वैलिडेशन समझते हैं। ये होता है डाटा वैलिडेशन। जैसे मैं यहाँ पर इस इतने सेल को ले लेता हूँ, मतलब सेल AF से AF25 से 29 तक और इधर AJ तक, ठीक है। यहाँ पे मैं डाटा वैलिडेशन लगाता हूँ। ये देखिए डाटा वैलिडेशन एनी वैल्यू, तो यहाँ पर मैं नंबर कर लेता हूँ।
तो बिटवीन, ठीक है, 25, ठीक है, और यहाँ पर 35, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई वैल्यू टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ 15, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 50 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम जो डाटा वैलिडेशन लगाए हैं उस सर्कल में जो हम वैल्यू दिए हैं वही वैल्यू लेगा। तो अभी खैर हमारा काम वो सीखना नहीं है, हमारा काम ये सीखना है कि डाटा वैलिडेशन क्या वैल्यू में लगा हुआ है। कभी कभी डाटा वैलिडेशन लगा होता है, हम वैल्यू डालते हैं और हमारा जो एक्सेल सीट है वो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, और हम परेशान होते रहते हैं कि ये वैल्यू एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डाटा वैलिडेशन इतने हिस्से पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा डाटा वैलिडेशन। अब हम आगे देखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, और सॉरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, तो क्या कहीं पर डाटा में हमारा ऑब्जेक्ट लगा है, ये देखिए, तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा ब्लैंक जा रहा है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराना चाहें तो ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। ये हो गया एक हमने पेंट का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा कर्सर सीधे इसी में ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, और कहीं पे भी हमारा कर्सर रुक नहीं रहा है, ठीक है। फिर से हम देखते हैं, ये मैंने कर दिया कर्सर यहाँ। अब हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो हमारा कर्सर सीधे यहाँ पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट है हमारा सेलेक्ट पेन, तो हम पेन पहले इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पे भी पेन हमारे पास नहीं है, पेन जैसे ये कोई आइकॉन हो गया, ये हो गया, आप देख सकते हैं, ये हो गया। अब हम यहाँ पे होम में गए, सेलेक्ट पेन करते हैं, ये हो गया दूसरा, ये देखिए पेन, फिर से हमने सेलेक्ट किया पेन, और ये नीचे एक और पेन, इसको भी पेन में काउंट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये सारे पेन में काउंट होंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक फाइंड एंड रिप्लेस का कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा जो MS एक्सेल का होम मेनू कंप्लीट होता है। हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा इस टॉपिक के लिए। इसके बाद जो हमारा अगला मेनू रहेगा वो है इंसर्ट मेनू MS एक्सेल में ही। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से व्यू करिए, ताकि हम आपको आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।